फिल्म में गोविंदा हीरो हों और उनके लिए बैकग्राउंड सिंगिंग मोहम्मद रफी करें, ये बात हजम नहीं होती। फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या। क्योंकि गोविंदा के फिल्म में आने से काफी पहले ही मोहम्मद रफी साहब का इंतकाल हो गया था। ये भी माना जा सकता है कि रफी साहब ने ये गाना पहले ही रिकॉर्ड कर दिया हो और बरसों बाद उनका गोविंदा की फिल्म में इस्तेमाल कर लिया गया हो। लेकिन इस गाने में एक ऐसी गलती भी है जो मोहम्मद रफी जैसे समर्पित और परफेक्शन के साथ गाने वाले गायक से हो ही नहीं सकती। जवाब का, आपका जवाब क्या। तो फिर गोविंदा की फिल्म में रफी साहब का गाना कैसे आया और इस गाने में ये गलती अनजाने में हो गई या जानबूझकर ये गलती छोड़ी गई? हम आज की पेशकश में इसी पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सिलसिला। मोहम्मद रफी की मौत के करीब 9 साल बाद ये फिल्म आई थी, जिसमें दर्शकों ने गायकों की लिस्ट में रफी जी का नाम देखा तो हमारी आपकी तरह वो भी चौंक गए। रफी साहब का इंतकाल 31 जुलाई 1980 को हो गया था। उनकी मौत के 9 बरस बाद इस फिल्म में मुख्य गायक के तौर पर उनका ये गीत दर्शकों के लिए बहुत सुहाना अनुभव था। निर्माता निर्देशक इस गीत को दर्शकों को दिखाने के लिए इतने उतावले थे कि फिल्म शुरू होने के कुछ ही देर में ये गाना पर्दे पर आ जाता है। फर्ज की जंग फिल्म में गोविंदा और नीलम की मुख्य भूमिका थी, जो उन दिनों हॉट कपल थे। इनकी पहली फिल्म इल्जाम 1986 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद इन्होंने 14 फिल्मों में एक साथ काम किया। दोनों के प्यार के चर्चे भी मशहूर थे, लेकिन गोविंदा की मां की वजह से दोनों शादी नहीं कर पाए। वो जमाना नए सिंगरों का था। कुमार सानू, सोनू निगम, अभिजीत, उदित नारायण के साथ साथ शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज जैसे गायक उभर रहे थे। उसी तरह संगीतकारों में भी नए नए नाम आ गए थे, लेकिन मोहम्मद रफी जैसा तो पूरी दुनिया में केवल एक ही गायक हुआ है। और हम सबके दिलों में उनका राज आज भी स्थायी है। इस फिल्म का एकमात्र आकर्षण यही गाना है, क्योंकि उस जमाने में हिंदी फिल्म उसी घिसी पिटे फॉर्मूले पर बन रही थी जिस पर फर्ज की जंग बनाई गई थी। देशभक्ति, फर्ज, जासूसी, रोना धोना, कॉलेज के छात्रों की प्रेम कहानी और डिशुम डिशुम। लेकिन यह फिल्म इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि इसमें निर्माता ने गोविंदा के साथ चीटिंग की थी। दरअसल निर्माता दलविंदर सिंह खुद भी एक्टिंग की ख्वाहिश रखते थे। उनके नाम पर तो फिल्म बिकती नहीं, इसलिए उन्होंने गोविंदा को हीरो ले लिया, लेकिन उनका रोल छोटा ही रखा। खैर, हमारे लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि फिल्म में रफी साहब का गाना कैसे आया। बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी में मोहम्मद रफी बेहद व्यस्त होते जा रहे थे। अमिताभ, धर्मेंद्र से लेकर ऋषि कपूर जैसे नए गायकों के लिए उनकी आवाज फिट बैठती थी। तब संगीतकार बप्पी लहरी भी बॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश में थे। 1980 में बप्पी लहरी ने जसवंत राय शर्मा उर्फ नक्श लायलपुरी से एक गीत लिखा रखा था। इस गाने को 1980 में बनने वाली एक फिल्म हरी भारी में इस्तेमाल होना था, जिसमें राज किरण और मधु मल्होत्रा की मुख्य भूमिकाएं थी, लेकिन यह फिल्म नहीं बन पाई। फूल का शबाब क्या। बप्पी लहरी इस गाने को मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे, लेकिन रफी साहब को समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मौका देखकर बप्पी लहरी ने उन्हें यह गीत सुनाया और इसकी धुन भी बजाकर सुनाई। उनको गीत के बोल और धुन दोनों पसंद आए, पर समय की कमी के कारण उन्होंने बप्पी जी से कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा। लेकिन बप्पी जल्दबाजी में थे और इस गाने को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए वो रफी साहब से जिद करने लगे। इस मामले में मोहम्मद रफी हमेशा से दरिया दिल थे और नए कलाकारों को मौका देने की उनकी आदत थी, तो वो मान गए और अगली सुबह ही रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सुबह सुबह रफी साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियो आए और उन्होंने एक बार एक ही टेक में ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। हालांकि रफी साहब की आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग फाइनल करने से पहले गानों को कई बार सुनते थे, एक एक शब्द
और उसके सही उच्चारण को गौर से सुनते थे, और अगर कोई गलती या छोटी मोटी कमी रह जाती तो उसे दोबारा रिकॉर्ड करते थे। लेकिन ये गाना वाकई अच्छा गाना था। आने की देखो तकदीर क्या। और रफ़ी साहब उस दिन व्यस्त भी थे तो उन्होंने इसे नहीं सुना। रिकॉर्डिंग करने वालों को भी इसमें कोई कमी नजर नहीं आई। आपका जवाब क्या। कुछ दिनों बाद जब संगीतकार बप्पी लहरी ये गाना सुन रहे थे तो उन्हें एक जगह कुछ खटका। आपका जवाब क्या। उन्होंने रिवाइंड करके ये गाना सुना तो साफ हो गया कि रफ़ी साहब ने आखिर में आपका जवाब क्या था की जगह आपका जवाब का गा दिया था। जवाब क्या। आपका जवाब क्या। ये बहुत मामूली गलती थी। आज का टाइम होता तो शब्द को कॉपी कट पेस्ट करके भी काम चल जाता और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन तब ऐसी डिजिटल तकनीक नहीं आई थी। लिहाजा बप्पी लहरी ने मोहम्मद रफ़ी को फ़ोन किया और इस गलती के बारे में बताया तो रफ़ी साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं टाइम मिलते ही दोबारा ये गाना रिकॉर्ड करा दूंगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उन्हें टाइम कभी नहीं मिल पाया। वो इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड कर पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। इस तरह बप्पी लहरी के पास ये गाना इसी हालत में कई साल तक रखा रहा। जवाब क्या। आपका जवाब क्या। वो चाहते तो ये गाना किसी और से गवा सकते थे, लेकिन उनकी रफ़ी साहब के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उन्होंने इसे किसी और गायक से गवाना उचित नहीं समझा। आप तो बस आप हैं। जब गाने में मेलोडी का दौर लौटा तो उन्होंने मामूली गलती के लिए भुला दिए गए इस गीत को इस्तेमाल करने की सोची। ये गलती है भी इतनी मामूली कि एक बार में इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए उन्हें जब 1989 में फर्ज की जंग में म्यूजिक देने का मौका मिला तो उन्होंने इस गाने का इस्तेमाल कर लिया। कितना नशा। इस पूरी फिल्म में गोविंदा के लिए बस यही एक राहत की बात है। हमने आपको बताया था कि इस फिल्म में गोविंदा के साथ धोखा हुआ था और इस फिल्म के पिटने के बाद कई लोगों ने गोविंदा से पूछा भी था कि इतनी घटिया फिल्म में उन्होंने इतना छोटा रोल क्यों किया। तो गोविंदा ने राज खोला कि निर्माता दलविंदर सिंह का ऑफर उन्होंने डेट्स ना होने की वजह से खारिज कर दिया था। तब गोविंदा 2-3 शिफ्ट में काम करते थे। गोविंदा से हाँ कराने के लिए दलविंदर ने रात 3 बजे तक इंतजार किया तो उनका जुनून देखकर गोविंदा ने हाँ कह दी। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो गोविंदा को एहसास हुआ ये फिल्म तो उन पर है ही नहीं, इसके हीरो तो शशि कपूर और दलविंदर हैं। गोविंदा के नाम का इस्तेमाल तो सिर्फ फिल्म बेचने के लिए किया गया था। इसलिए गोविंदा ने मजाक में कहा था कि फिल्म का नाम फर्ज की जंग नहीं बल्कि भाई हो तो ऐसा होना चाहिए। दूर से हाथ मत जोड़िए जयकिशन साहब, मुझे आदमी को नजदीक से पकड़ने की आदत। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।